जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हिंदी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि लगभग प्रत्येक एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, आरआई, हॉस्टल वार्डन, रीट, एसएससी, जीडी, इन सभी एग्जामों में हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे 2 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन आने का चांस रहता है, वो भी वर्णमाला से, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हिंदी में कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सभी हमको समझ में नहीं आती है जल्दी से। इसके बारे में भी बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो है। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक होता है तो आप लोग उसको इग्नोर करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो सबसे पहले वर्ण की परिभाषा देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। इनको और टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है, जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यानी क के बाद ख ही आएगा, ना कि क के बाद घ आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। वर्णों के समूह की को क्या कहते हैं? वर्णमाला। यहाँ पे लिखा है, जैसे लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जबकि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है ना। लेखन की, लिखने के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जबकि बोलने के अनुसार, उच्चारण के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी में लेखन के अनुसार वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो हमारे कुल मिला के वर्ण कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। 52 वर्ण होते हैं लेखन के अनुसार। लेकिन उच्चारण के अनुसार अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो कितना होता है? 48 या 44 होते हैं। तो 48 कब होते हैं और 44 कब होते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया गया है, उत्क्षिप्त और अयोगवाह नहीं होने पर, मतलब उत्क्षिप्त और अयोगवाह को नहीं मिलाते हैं तो हमारा कितना होता है? सिर्फ 44 होता है। लेकिन अगर उत्क्षिप्त और अयोगवाह को मिला देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो उत्क्षिप्त और अयोगवाह क्या होते हैं? तो उत्क्षिप्त जो होता है हमारा, ये क्या है? व्यंजन है, जिसमें ढ और ढ आते हैं। अगर इनको शामिल कर लिया जाए और अयोगवाह में अंग और अह को शामिल कर लेते हैं तो हमारा कुल मिला के कितना हो जाता है? वर्ण 48 हो जाता है। लेकिन सामान्य रूप से हमारा वर्ण कितना होता है? 44 होता है। तो एग्जाम में ये दोनों नहीं दिया रहेगा, कोई एक ही दिया रहता है, तो आपको उसको अपने अनुसार टिक मारना है। उसमें जैसे कि 44 दिया रहेगा तो 44 मारना है, अगर 44 ना देकर 48 दिया है तो 48 मारना है ना। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। वर्ण 2 प्रकार से के होते हैं, जैसे स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो किसी इसके 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 उच्चारण, इसको बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही, जबकि व्यंजन में क्या होता है? किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे क बोलने के लिए इसमें अ छुपा है ना, अ स्वर छुपा है, तो क बोलने के लिए अ की सहायता लेनी पड़ रही है, ख बोलने के लिए अ की सहायता लेनी पड़ रही है, का बोलने के लिए आ की सहायता लेनी पड़ रही है ना, की बोलने के लिए ई की सहायता लेनी पड़ रही है। लेकिन स्वर में क्या होता है? किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वर की कुल संख्या कितनी है? 11 हिंदी में, और संस्कृत में कितनी होती है? 13, है ना। तो कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कुल मिला के कितने होते हैं संख्या इसकी? 11। और इसके भी प्रकार होते हैं स्वर के। मूल या ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर क्या होते हैं? ये एकमात्रिक होते हैं और बोलने में कम समय लगता है, उसे मूल स्वर कहते हैं। मतलब ये छोटा होते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। ये कितने होते हैं? इनकी संख्या 4 होती है। मूल या ह्रस्व स्वर ये छोटे होते हैं और इनको बोलने में कम समय लगता है। जबकि दीर्घ स्वर क्या होते हैं? बड़े होते हैं, उनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है ना। और ये द्विमात्रिक होते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और संयुक्त स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ए,
ओ, औ। तो ये संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? ये दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। कौन कौन से? मूल स्वर और दीर्घ स्वर से बने होते हैं। जैसे कि ए किससे बना होगा? अ और ई से मिलकर बना है, इसलिए इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ये भी क्या है? संयुक्त स्वर है। ए अ और ए से मिलकर बना है। ओ किससे मिलकर बना है? अ और उ से। औ किससे मिलकर बना है? अ और ओ से। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। और लास्ट में हमारा अयोगवाह दिया गया है। अयोगवाह क्या होता है? अंग और अह होते हैं। जैसे कि इसमें 3 प्रकार से आते हैं। अनुस्वार, ये बिंदी के रूप में होता है, ठीक ना। विसर्ग, ये विसर्ग 2 बिंदी के रूप में ऐसे लगा रहता है, ये क्या होता है? विसर्ग। और अनुनासिक क्या होता है? चंद्र बिंदी के रूप में रहता है, क्या होता है? अनुनासिक होता है। तो इस प्रकार से हमारा स्वर कंप्लीट होता है, जो कि इनकी संख्या कितनी होती है हिंदी में? 11 होती है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। मूल स्वर में कौन कौन आते हैं, दीर्घ स्वर में कौन कौन आते हैं, संयुक्त स्वर कौन कौन होते हैं, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अब हमारा दूसरा प्रकार है वर्ण का, व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है ना, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? मूल रूप से 33 होती है। लेकिन अगर एग्जाम में 33 न दिया रहे तो आपको क्या मारना है? ठीक, 39, है ना, 39 होती है। अगर 33 नहीं दिया है तो 33 कौन कौन से होते हैं? तो व्यंजन में हमारा जैसे कुछ प्रकार दिए गए, इसमें भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। तो ये सब मिला के कितना हो जाएंगे? 39। लेकिन हमारा मूल रूप से कितना है? 33 है। जैसे क से लेके म तक 25 है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श कहने का मतलब क्या क्या है? बोलते हैं तो हमारा जो जिह्वा है, स्पर्श, उससे स्पर्श की अनुभूति होती है, जबकि अंतस्थ व्यंजन में अंतस्थ की अनुभूति होती है। य र ल व इसमें आते हैं। और स्पर्श व्यंजन में क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, और यहाँ तक कहाँ से आते हैं? म तक आते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और अंतस्थ व्यंजन य र ल व आते हैं, ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन क्या है? स स और ह। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन जिससे गर्मी पैदा होती है, जब हम लोग बोलते हैं तो ऊष्मा निकलती है मुंह से, मतलब गर्मी निकलती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। स और इसमें ह आता है, इसको भी याद रखिएगा। संयुक्त व्यंजन जो 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, जैसे छ, त्र, स्र और ज्ञ। तो क और स से मिलकर बना होता है। यहाँ पे हलंत चिन्ह लगा है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे हलंत दिया रहा होना ही चाहिए। अगर एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन है, छ में जैसे पूछ देगा 2 3 4 ऑप्शन देके, यहाँ पे हलंत दिया रहेगा और दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे हलंत नहीं दिया रहेगा, तो आपको इसको ही टिक मारना है, क्योंकि यहाँ पे हलंत दिया है ना। तो छ किससे मिलकर बना है? आधा क और स से मिलकर बना है छ। त्र किससे मिलकर बना है? आधा त और र से मिलकर बना है। और स्र किससे मिलकर बना है? आधा स और र से मिलकर बना है। और ज्ञ किससे मिलकर बना है? आधा ज और इया से मिलकर बना है, क्या? ज्ञ। तो ये हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन। और लास्ट है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन होते हैं? ढ, ढ, ढ और ढ, क्या? ढ। ये 2 होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, इसको भी याद रखिएगा। इस प्रकार से कुल मिला के कितना हो जाता है? 39। तो ढ जैसे उच्चारण करेंगे बूढ़ा, बूढ़ा में ऐसे लिखते हैं, है ना। यहाँ पे ये दोनों अलग हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये दोनों उत्क्षिप्त में आते हैं, है ना। तो बूढ़ा इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग ऐसे। और लड़का, लड़का न कि लड़का लिखते हैं, लड़का लिखते हैं ऐसे करके, है ना। तो हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन में आता है। तो इस प्रकार से स्वर और व्यंजन हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। और व्यंजन में कुछ प्रकार दिए हैं, जैसे उच्चारण के, उस उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के। तो जैसे हम लोग क वर्ग आता है, इसमें च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, त वर्ग आता है और प वर्ग आता है। तो क वर्ग वाले जितने भी वर्ण होते हैं ना, वो सब क्या किसके द्वारा बोले जाते हैं? कंठ के सहायता से। कंठ से आवाज निकलती है, वोकल से। जैसे यहाँ पे गला के पास कंठ होता है ना, वहां से आवाज निकलती है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। इसमें जीवा की सहायता लेनी नहीं पड़ती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो क, कबूतर, खरगोश, गमला, ऐसा बोलने के लिए कंठ की सहायता लेनी पड़ती है, इसमें जीहा की आवश्यकता नहीं होती। जबकि तालु क्या होते हैं? ये च वर्ग वाले होते हैं और इसमें जीहा टच नहीं होती है। जैसे इसमें जीहा की छत होता है, सॉरी, तालु में क्या होता है? जो जीहा का छत होता है ना, जीभ जो हमारा बीच में होता है, दांतों के बीच में, और उसके देखिएगा ऊपर क्या होता है? छत होता है, जीहा का छत होता है। तो उसके द्वारा बोला जाता है तालु। तो उसी को क्या बोलते हैं? तालु। जैसे च, छ, ज, झ, इया।
तो किसको टच करता है हमारा जीहा? जीहा की छत होती है, ठीक ना, उसको। और मूर्धा में क्या होता है? ट वर्ग आता है। क्या आता है मूर्धा में? ट वर्ग। ये मसूड़ा होते हैं, दांत के पीछे होता है। क्या होता है? मसूड़ा होते हैं। जैसे दांत के पीछे का जो मसूड़ा होता है ना, दांत के पीछे का, तो ट, ठ, ड, ढ़, ढ़ बोलने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? जो दांत के पीछे जो मसूड़ा होता है उसमें हमारा जीव टच करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? मूर्धा। और त वर्ग कौन से होते हैं? दंत के सहायता से बोले जाते हैं। त, थ, द, ध, न। तो हमारी जीवा किसको टच करती है? दांत को टच करती है, त, थ, द बोलने के लिए। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। प वर्ग वाले कौन कौन से होते हैं? प वर्ग वाले किस में आते हैं? ओष्ठ में आते हैं। तो प, फ, ब, भ, म बोलने के लिए ओठ की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे पप्पा बोलने के लिए, फूफा बोलने के लिए दोनों ओठ क्या होते हैं? आपस में टच करते हैं। तो एक किस वर्ग में आते हैं? प वाले, प वर्ग वाले ओष्ठ की सहायता लेनी पड़ती है ना। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। फिर अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं? तो अल्प प्राण होता है एक महाप्राण। तो अल्प प्राण जो उसे कहते हैं जिसको बोलने में कम समय लगता है। क्या होता है? जिसको बोलने में कम समय लगता है। और महाप्राण क्या होते हैं? जिसको बोलने में अधिक समय लगता है। तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग आता है ना। तो ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। और महाप्राण क्या होता है? जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है उसे महाप्राण कहते हैं। और तीसरा और चौथा वर्ग इसमें आता है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आएंगे आएंगे, इसको भी याद रखिएगा, है ना। तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? एक क वर्ग वाले, एक क, च, ट, त, प, यहाँ से यहाँ तक। फिर ग, ज, ड, द, ब, फिर यहाँ से यहाँ तक। फिर अंग, इया, अड़, न, म, ठीक ना। ये नासिक भी होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो पहले वो अल्प प्राण हम लोग देख रहे थे। तो अल्प प्राण में याद हो गया होगा कौन कौन से आते हैं? 1, 3 और 5। जबकि महाप्राण में कौन कौन आते हैं जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है? ख और घ से लेके यहाँ तक, ऐसे करके, है ना। तो इसको भी याद रखिएगा। अब हमारा लास्ट बच जाता है अघोष और सघोष किसे कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अघोष और सघोष किसे कहते हैं? जिसे बोलने में जैसे बोलते हैं ना, तो कंपन अगर ना हो तो वो क्या होता है? अघोष होता है। लेकिन अगर जब बोलते हैं तो कंपन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? सघोष या घोष कहते हैं। तो अघोष में हमारा कौन कौन आता है? ये दोनों वर्ग वाले आते हैं, है ना। और सघोष में या घोष में ये तीनों ऐसे वर्ग वाले आते हैं। तो अघोष जिसको बोलने में कंपन ना हो उसे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। इसमें स, स, स आ जाएंगे। और क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ ये आएंगे। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। इसी प्रकार से सघोष हमारा है ग, घ, अंग, ज, झ, इया, ढ, ढ, अड़, त, थ, न, ब, भ, म और य, र, ल, व, ह प्लस में सभी स्वर। इस प्रकार से इसकी संख्या कुल मिला कितनी हो जाती है? 31 हो जाती है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमारा अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष और उच्चारण के स्थान के आधार पर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सब के बारे में हम लोग अच्छे से जान गए। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं इसको भी देख लिए। स्वर, व्यंजन, है ना। इस प्रकार से वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होती है, वर्ण की संख्या कितनी होती है, ये सब भी हम लोग अच्छे से पढ़ लिए। तो बहुत ही कम समय में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। और इससे बाहर मतलब नहीं, 90% चांस है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। इतने में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।